नमस्कार, शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैद। शक्ति की समृद्धि जहां बात होती है हर उस मुद्दे की जो एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है। ऐसे में आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस माँ के लिए जो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती है, लेकिन चिंतित रहती है कि आखिरकार ये मैं कैसे करूं। अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, उसके खर्च का क्या होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। ये सारी परेशानियां जो है ना वो एक माँ को घेर कर रखती है। लेकिन एक सर्वे ने ये साफ कर दिया है कि अब महिलाएं फ्यूचर प्लानिंग में टर्म इंश्योरेंस को सबसे जरूरी हथियार मान रही हैं। यानी कि बदलते वक्त के साथ माएं बदलती जरूरतों को भी समझ रही हैं और उसके अनुसार ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे आज के शो में कि बच्चों के लिए कैसे कर सकते हैं आप फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, ये एक अहम मुद्दा है कि बच्चों के लिए आखिरकार फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए ताकि उनका फ्यूचर जो है सिक्योर रहे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस में आखिरकार क्या देख रही हैं महिलाएं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ कराते थे। तो ऐसे में महिलाओं की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस बारे में चर्चा होगी। साथ ही बात होगी कि बच्चों के लिए कैसे जो है माँ उनको सिक्योर कर सकती है, कैसे उनके इनकम की सिक्योरिटी कर सकते हैं। अगर माँ ना रहे तो उसके बाद जो है बच्चों की सिक्योरिटी कैसी बनी रहेगी। इसके अलावा बात यह भी होगी कि कौन सा टर्म प्लान जो है वो एक महिला के लिए सही साबित हो सकता है ताकि आगे जाके वो अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर पाए। तो इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले ये देखते हैं कि मेघा चौहान ने कौन सा फैसला लिया जो समझदारी भरा साबित हुआ। मेघा चौहान गुरुग्राम की एक सिंगल वर्किंग मदर हैं। बेटे की पढ़ाई और फ्यूचर उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक हेल्थ इमरजेंसी ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर मैं ना रहूं तो मेरे बेटे का क्या। उन्होंने चुना एक ऐसा टर्म प्लान जिसमें था चाइल्ड इनकम सिक्योरिटी और क्रिटिकल इलनेस कवर। अब मेघा को काफी सुकून है। अगर कुछ हो भी जाए तो प्लान उनके बेटे का साथ जरूर निभाएगा, क्योंकि एक माँ सिर्फ आज नहीं कल भी सोचती है। तो आज हम प्लानिंग करके जो है अपने बच्चों का कल जो है वो बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ पूनम रुंगटा जी जुड़ रही हैं, जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और इनके पास 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 24 सालों का लंबा जो अंतराल होता है बहुत बड़ा होता है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के। माय प्लेजर। तो पूनम जी, चूंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर कर सकती हैं, तो मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि महिलाओं के लिए बच्चों का भविष्य प्लान करना क्यों जो है आजकल एक बहुत बड़ी प्राथमिकता बनता जा रहा है। जबकि पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े परिवार होते थे तो लोग अपने आप जो कहते थे कि अच्छा बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन आजकल मेरे को लगता है कि मदर्स को ये बहुत बड़ी एक टेंशन रहती है। पल्लवी जी, ये बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक उठाया है और ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग का, कोई भी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग रादर आई वुड से। मदर्स ऑफ कोर्स वो ज़्यादा चिंता करती हैं बच्चों की, ये बात सही है। बट अगर हम इसको फाइनेंशियल टर्म्स में लें और फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस को समझें तो किसी भी इंडिविजुअल का जो हम लाइफ की जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं जिसकी शुरुआत हम गोल सेटिंग से करते हैं, तो जो गोल्स होते हैं वो प्राइमरीली हमारे देश में यही होते हैं कि हम नेचुरली जब कुआरेपन से जिस दिन से कमाते हैं उस दिन से फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने की हमेशा बात करते हैं। तो जब आप कमाने शुरू करते हैं उसके बाद आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं। और बच्चों का गोल एक सिंगल गोल नहीं है पल्लवी, उसके अंदर और गोल्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन, फिर उनकी सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, और उसके बाद आजकल जो बच्चे अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं वो एक गोल होता है, और उसके बाद उनकी शादी का गोल होता है। तो चाइल्ड एजुकेशन का जो गोल है, चिल्ड्रन गोल जो है वो बहुत स्लैब्स में है और वो रिकर होता है साल दर साल। तो ये एक बहुत अहम गोल है। और उसके बाद जो एक गोल आता है वो फुल एंड फाइनल इज द रिटायरमेंट गोल। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की ये सारी प्लानिंग आपको टाइम टू टाइम करनी होगी।
तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक फैमिली का गोल है, एक मदर का गोल है, उसमें ये सारे गोल्स हैं। और जो चिल्ड्रन गोल है वो सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण है, ये अब सभी समझने लगे। क्योंकि जो बढ़ती महंगाई है और जिस तरीके से डिमांड्स है, और साथ ही मैंने एक बात नहीं जोड़ी इसमें, वो है कि अगर आपका बच्चा कोई स्पेशल स्किल है उसके अंदर, वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है या किसी और किसी कला उसके अंदर है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए भी जो खर्च लगता है और जो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए भी फैमिली को पहले से तैयार रहना पड़ता है, उसके लिए काफी सारे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा है वो है चिल्ड्रन प्लान। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है सबसे अहम हिस्सा हो जाता है बच्चों के लिए प्लान करना, क्योंकि हम जो है अपने भविष्य को तो बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा रहे। तो पूनम जी ने बड़े अच्छे से बताया कि कितने सारे स्टेप्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं जब आप अपने बच्चों का फ्यूचर जो है प्लान कर रहे होते हैं। तो पूनम जी, ऐसे में टर्म प्लान जो है वो आजकल पसंदीदा एकदम बनता जा रहा है महिलाओं की, कि भाई टर्म प्लान ले लें, उसके बाद जो है कम से कम ये हो जाएगा कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे का एक फ्यूचर जो है वो थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा बदलाव अचानक क्यों देखने में मिल रहा है कि भाई टर्म प्लान जो है वो महिलाओं का फेवरेट होता जा रहा है? देखिए, ये टर्म प्लान जो है इट इज ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। हमने अभी जो बात करी वो थी गोल सेटिंग की, ये डिफरेंट गोल्स हैं फाइनेंशियल प्लान में। बट बाइंग एन मेडिकल प्लान, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद बाइंग अ रिस्क कवर, प्योर रिस्क कवर, टर्म प्लान इज दीज टू आर द मेजर स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। जब तक आपने ये दो नहीं करे हैं, उसके पहले आप कोई तरह का इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते। यानी आपके जो गोल्स हैं उनके साथ सीधा सीधा कनेक्शन टर्म इंश्योरेंस का है कि जब तक मैं हूं, मैं मतलब एज अ फैमिली मैं हूं, तब तक मैं मेरे सारे गोल्स मेरे और मेरे बच्चों के पूरे कर सकती हूँ। समझो मैं न रही तो मेरे गोल्स तो मेरे साथ चले जाएंगे, मगर बच्चे वहीं रहेंगे और उनके गोल्स वहीं रहेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे न रहने पर भी बच्चों के गोल्स और बच्चों की जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, बच्चों का फ्यूचर है, वो वैसे ही बना रहे जैसा मैं चाहती थी, मैं मेरे होते करती। तो उसको टेक केयर करने के लिए इंश्योरेंस, यानी जिसको हम एक रिस्क कवर, जो जोखिम हमारे लाइफ की हमारे साथ है उसको पूरा करने के लिए टर्म कवर इज द रूट। और उसके बिना आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर ही नहीं सकते। मतलब मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास टर्म प्लान नहीं है। और दूसरा, मैं अगर और खुले शब्दों में कहूँ तो टर्म प्लान न होना फॉर अ फैमिली एक गुनाह है। इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज दैट। तो देखा आपने कि टर्म प्लान जो है वो कितना ज़रूरी हो जाता है एक परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, क्योंकि अगर परिवार का मुखिया नहीं रहेगा तो उसके ना होने पर भी जो है आपका आर्थिक स्तर जो है वो बिगड़े ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। पूनम जी, आपने बड़े अच्छे से जो है ये समझाया हमारे दर्शकों को कि अगर किसी के पास टर्म प्लान नहीं है तो ये एक अपने आप में गुनाह ही माना जाएगा, एक ऐसा आर्थिक गुनाह आप कर रहे हैं अगर आप अपने परिवार को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूनम जी, अगर मैं बात करूँ आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स के, तो बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग में म्यूचुअल फंड्स जो है वो कैसे अहम रोल अदा कर सकते हैं? तो नाउ हम दो तरह की बातें कर रहे हैं पल्लवी। एक तो है कि मैं ना रहूं तो जी। मेरे बच्चों के गोल्स कैसे पूरे होंगे, और दूसरा, मैं हूं तो मैं कैसे पूरे करूंगी मेरे बच्चों के गोल्स, उसके लिए क्या तैयारी है। सो ना रहने की तैयारी एसआईपी के जरिए है, टर्म इंश्योरेंस के जरिए है, जो कि मेरे जो भी अमाउंट नक्की है दिमाग में फॉर माय पर्टिकुलर जो गोल मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इतने पैसे से उसकी सारी, यानी उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसकी शादी हो जाए, उतना मैं टर्म इंश्योरेंस से अपना बैकअप रखूंगी मेरे ना होने पर। पर अगर मैं हूं तो मैं किस तरह की तैयारी, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करूं। तो वहाँ एक जो सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आता है वो है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड इसलिए, और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं पल्लवी, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि सब कुछ किसी में भी ना करो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में करो, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई भत्ता है, वो आपको फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है जब आप एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। अब बच्चा अगर आपका हो चुका है पैदा, तो आपके पास हायर एजुकेशन के लिए 18 साल हैं,
अगर आपकी शादी शादी अभी हुई ही है और बच्चा नहीं हुआ है, तो आप के पास एक्स्ट्रा 3-4 इयर्स हैं जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो एक प्रिसाइज प्लानिंग करनी होगी कि मुझे मेरे बच्चे के लिए कितने साल दूर है वो गोल, और मुझे कितने अमाउंट चाहिए। छोटा सा अगर एग्जांपल दूं कि समझो अगर आज के दिन 1 लाख रुपया ईयरली फीस लगती है किसी स्कूल में, और हम महंगाई भत्ता इन्फ्लेशन जो देखते हैं वो एजुकेशन के लिए एकदम अलग है। जो आपके फिगर्स निकलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन रिलेटेड, वो बिल्कुल इससे मैच नहीं होते। अराउंड 10% जो मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्फ्लेशन फिगर मान रही हूँ बच्चों के पढ़ाई के रिलेटेड। तो अगर आप आज 1 लाख रुपया है तो 10वीं में जब वो बच्चा पहुंचेगा तब तक उसकी फीस हो जाएगी 2.5 लाख। सो इन्फ्लेशन को अगर आपने फैक्टर इन नहीं किया तो आपका जो है गोल जो है बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि आप बीच में तो बच्चों की पढ़ाई के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपने जो शुरुआत की है उसको साल दर साल उस तरह बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको तैयारी 10% इन्फ्लेटेड जो कॉस्ट है उसके साथ करनी होगी। हायर एजुकेशन जो आज आपको लगता है कि 50 लाख में मैं हायर एजुकेशन बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला के उसका इंजीनियरिंग करवा सकती हूँ। 18 साल बाद जब बच्चे का हायर एजुकेशन का जब वो 12th कर लेता है वो आता है, तो वही अगर आप 10%, 8 से 10% का इन्फ्लेशन पकड़ेंगे तो वो 2.5 करोड़ रुपए हो जाता है। सो क्या मेरी तैयारी ऐसी है? अगर नहीं है तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चुनना होगा जहां पे 10% से ज्यादा मुझे रिटर्न मिले, और लॉन्ग टर्म में मैं उस तरह का कॉर्पस बना पाऊं ताकि मेरे बच्चे की सारी पूरी हो जाए नीड्स। सो अगर हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो हमें इस तरह के रिटर्न देखने नहीं मिलते, और लॉन्ग टर्म में एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड इक्विटीज से साथ रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उससे हम इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न्स पाने की उम्मीद रखते हैं। और जो रिस्क एसोसिएटेड है इस प्रोडक्ट के साथ, वो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ योर गोल आप उस रिस्क को भी मिटिगेट कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से जो है ना दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को बड़ा अच्छा समअप कर दिया है कि अगर आप नहीं रहते हैं, आपके जाने के बाद आपके बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल कौन रखेगा? वो टर्म इंश्योरेंस होगा। और आपके रहते हुए आप अपने बच्चों की तमाम गोल्स का, लक्ष्यों का कैसे ख्याल रख सकती हैं? एसआईपी के ज़रिए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए। क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो इन्फ्लेशन बीट करने का इससे बेहतर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने नज़र नहीं आता है। क्या इस बीच में पूनम जी, हमारे पास कुछ हमारे दर्शकों के सवाल जो है इसी मुद्दे से जुड़े हुए आने शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो मेरठ से आया है, मधु जैन का। ये कह रही हैं कि मैंने 5 लाख का टर्म प्लान लिया हुआ है, अब सोच रही हूं कि इसे बढ़ाना चाहिए, तो क्या अपग्रेड करना इसे पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो टर्म प्लान आप कितने का ले रहे हैं उसका कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज और मैथमेटिकली होना चाहिए। सो देयर आर 2 वेज टू इट। एक तो आपकी इनकम रिप्लेसमेंट, यानी मेरे न रहने पर मैं कितनी इनकम ओवर द पीरियड मेरे फैमिली को कंट्रीब्यूट करती हूँ उनकी नीड्स और वांट्स के लिए, उसका रेप्लिकेशन होना चाहिए बैकवर्ड कैलकुलेशन से, उतना इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरा रास्ता है थंब रूल के हिसाब से, आपकी जो इनकम है उसका 25 to 30 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर एज आप उतना इंश्योरेंस ले लें। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना है, तो आप 10 लाख का 25 टाइम्स 25 टाइम्स अगर कैलकुलेट करते हो तो आप 2.5 करोड़ की इंश्योरेंस आपके साथ होनी चाहिए। यहाँ ये जो क्वेश्चन है मधु जी का, ये क्लासिक एग्जाम्पल है फॉर अंडर इंश्योरेंस। जैसे मैं कहती हूँ कि इंश्योरेंस ना होना गुनाह है, वैसे अंडर इंश्योरेंस भी बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। आपकी इंश्योरेंस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मार्क माय वर्ड्स पल्लवी, अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटेड अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस नहीं होगी तो आपकी इनकम रिप्लेस नहीं होगी, और आपके न होने पर आपका जो मेन कारण है इंश्योरेंस लेने का वो डिसॉल्व हो जाएगा। आपका वो कारण फुलफिल नहीं, वो ये 5 लाख से आप अपने न होने पर आपके बच्चों की नीड्स को आप कभी भी फुलफिल न कर पाएंगे। दूसरा, अपग्रेड के साथ ये भी संबंध है पल्लवी की, जैसे आज मैं 10 लाख कमा रही हूँ तो मेरे लिए 2.5 करोड़ की इंश्योरेंस पर्याप्त है। बट अगर मैं आगे चल के 12 लाख मेरी इनकम बढ़ती है या 15 होती है तो मुझे वो गैप भी फिल करना है। सो एट ऑल टाइम्स यू शुड बी अप्रोप्रिएटली, पर्याप्त मात्रा में आपको रिस्क कवर रखना है, न कि एक रैंडम फिगर कोई लेके आप रखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आपके पास कोई लाइफस्टाइल डिजीज आ गई तो आप
चाह के भी उस इंश्योरेंस का फायदा या इंश्योरेंस को नहीं बैकअप कर सकते। अब मधु जी ने ये पूछा है कि 5 लाख का टर्म प्लान लिया है, वो अपग्रेड करना चाहती तो वो अपग्रेड नहीं कर पाते नॉर्मली आपको, क्योंकि जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उस वक्त फाइनेंशियल और मेडिकल जो परिस्थिति होती है उसको मद्देनजर रख के आपको एक कंपनी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करके आपका रिस्क कवर उठाने की आपको की बाधित हो जाती है। तो आप अगर बाद में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको एक नया प्रपोजल देना होता है और उसमें आपके जो भी रिक्वायरमेंट है पेपर वर्क आपको पूरे करने। ठीक है, तो एक नया प्लान जो है आपको लेना होगा मधु जी, ये आपको जो है करना होगा और अब जो है अप्रोप्रिएट एक प्लान लीजिएगा, ताकि अगर आप ना रहें तो आपके ना रहने पर आपके बच्चों को इतना जो है धनराशि मिल जाए जिनसे उनका आगे के जो लक्ष्य हैं वो ज़रूर पूरे हो जाए। और ख़ासतौर पर अगर बच्चे छोटे हैं तो इस चीज़ का तो और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगला सवाल गांधीनगर से रेणुका देसाई का है। ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को हर महीने जैसे 15,000 रुपए की एक जो फिक्स्ड इनकम है वो मिलती रहे, तो क्या ऐसा कोई प्लान मौजूद है? बिल्कुल पल्लवी, रेणुका जी ने बहुत अच्छा अभी से सोचा है कि वो जो भी अगर आपका पर्याप्त इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ पहले से ये जब आप प्लान लेते हैं तब आप ये मैंडेट कर सकते हैं कि मेरे न रहने पर मेरा पैसा एक मुश्त ना दिया जाए और वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाए, वो आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं। मगर अगेन अमाउंट चूज करने के पहले मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल ये कैलकुलेट कर ले। जैसे इन्होंने 15,000 बोला है हर महीने, तो क्या 15,000 पर्याप्त होंगे आपके बच्चे के रिक्वायरमेंट के लिए? क्योंकि गैप, वो गैप कौन फिल करेगा? देयर विल बी नो वन। तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड, आप ये भी कह सकते हैं कि हर साल 5% से बढ़ाते हुए पैसा रिटर्न दिया जाए, या सो देयर कैन बी अ बेटर कैलकुलेशन। आप बहुत सोच समझ के इन चीजों का उपयोग करें ताकि ये एक आपका बच्चा हमेशा सक्षम रह पाए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया है कि अगर आप मैंडेट इस तरीके का कर रही हैं कि भाई आपको पैसा जो है वो लमसम मिलने के बजाय आपके बच्चों को जो है बाद में हर महीने मिलता रहे, तो उसमें जो है आप ईयरली इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा लीजिएगा 5% 7% जितना आपको लगता है। अगला सवाल अमृतसर से संगीता शर्मा का है। ये कह रही हैं कि मैंने हेल्थ प्लान ले रखा है, क्या क्रिटिकल इलनेस वाला टर्म प्लान फिर भी ज़रूरी है? देखिए, क्रिटिकल इलनेस ये मेडिकल इंश्योरेंस के तहत आता है। इंश्योरेंस कंपनीज उसे आपको टर्म प्लान के साथ क्लब करके देती हैं, क्योंकि ये भी एक जरूरी हिस्सा है आपके रिस्क कवर को और आपके फ्यूचर को और सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले ये समझ लें कि क्रिटिकल इलनेस कवर क्या है। क्रिटिकल इलनेस कवर वो है पल्लवी, जो हमारे मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को कंप्लीट करता है। हमारे पास एक होती है मेडिक्लेम, जो आपको हॉस्पिटलाइज होने पर आपको आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करती है, राइट जी। के बाद आप लीजिए एक एक्सीडेंट कवर। एक्सीडेंट कवर आपको तब काम आता है जब आपका एक्सीडेंट होने पर किसी तरह की भी डिसेबिलिटी हो जाती है, आपको लंबा समय आप काम से दूर रहते हैं और किसी तरह का टेम्पररी या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है। ऐसे में वो टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको हर महीने पैसा देता है टू कीप अप विद द एक्सपेंसेस। और अगर आप काम पे नहीं जा रहे हैं तो आपकी नेचुरली इनकम सैलरी बंद हो जाएगी, तो वो उसको रिम्बर्स करता है एक तरह से टू अ सर्टेन अमाउंट। उसके बाद हम आते हैं क्रिटिकल इलनेस पे। आपके साथ कोई बीमारी हुई है, आप हॉस्पिटलाइजेशन तो हो गया, आपके पास टर्म प्लान है, सॉरी एक्सीडेंट प्लान है जो आपको थोड़ा बहुत पैसा भी वीकली दे रहा है, बट आपको अगर कोई बड़ी बीमारी को क्रिटिकल इलनेस हुई है, जैसे कि कैंसर या हार्ट अटैक या लिवर का कोई इश्यू हुआ है या किडनीज के इश्यू है, जिसमें बहुत लंबे समय तक बीमारी चलती है पल्लवी, और वो बीमारी को आपको फाइट करने के लिए और बहुत एक्स्ट्रा खर्चे लगते हैं, इनकम तो कम हो ही जाती है, साथ ही खर्चे बढ़ जाते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस आपको एक मुश्त रकम दे देती है जिसके साथ आप ये खर्चे आराम से कर सकते हैं, और इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको कंपनी एक मुश्त रकम दे देगी अगर उनके क्रिटिकल इलनेस के जो क्राइटेरियाज हैं, जो बीमारी के जो पैरामीटर्स उन्होंने डाले हैं, वो अगर मिल जाए। ये और एक बैकअप प्लान है इन केस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग वर्स हैपनिंग टू यू इन लाइफ।
तो क्रिटिकल इलनेस आप ले सकते हैं, पर मेरे से पर्सनली अगर आप राय लेंगे तो मैं चाहूंगी कि आप स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस कवर लें, न कि टर्म इंश्योरेंस के साथ उसको क्लब करें। ओके, तो टर्म प्लान के साथ जो है वो पूनम जी कह रही हैं अगर ना लें तो बेहतर है, आप उसको एक स्टैंड अलोन जो है वो अलग तरीके से ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। खैर पूनम जी आपके पास वापस लौटूंगी और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं और दिव्या जो है एक दिलचस्प सर्वे के कुछ आंकड़े लेकर आई हैं जो आपको ये बताएंगी कि माँ जो है आजकल किस तरह से अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही है। तो ये आंकड़े ज़रा देखिएगा, इससे जो है आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल पल्लवी जी, जैसा कि हम सुनते हैं, कहते भी हैं कि माँ जो है वो खुद से पहले अपने बच्चों की चिंता करती हैं। माँ आज भी आपके बारे में सोचती है और कल भी आप ही के बारे में सोचती है। ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा, एक सर्वे निकल कर आया है जिसमें पता लग रहा है कि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चों के लिए वो स्वस्थ रहें, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए वो क्या कुछ प्रायोरिटी जो है फाइनेंशियल तौर पर चीज़ों को दे रही हैं। चलिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये सर्वे बताते हैं। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने विमेन टर्म सर्वे 2025 किया, तो ये कुछ डेटा हमारे पास निकल कर आया है। देखिए 61% महिलाएं जो हैं 61% चाहती हैं कि अनहोनी में भी बच्चों की जो इनकम है वो बनी रहे, बच्चों पर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा ना पड़े। इसके अलावा 46% महिलाओं की पहली पसंद जो है टर्म इंश्योरेंस है। अगेन वजह वही है कि बच्चों पर या फिर परिवार वालों पर फाइनेंशियल दबाव ना बने। 87% को क्रिटिकल इलनेस कवर भी पसंद है, प्राथमिकता देती हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी में खास करके इस टाइप का जो कवर होता है क्रिटिकल इलनेस कवर, ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। 93% को टर्म प्लान में चाइल्ड इनकम सिक्योरिटी फीचर पसंद है। अगेन वही चीज़ है कि बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर ना पड़े अगर माँ को कुछ भी हो जाता है तो। 57% महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि हेल्थ कवर टर्म प्लान में ही मिलना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह पे सब चीज़ों का फ़ायदा मिल जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको बताते हैं, देखिए 51% महिलाएं हैं जिनको चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी और मैच्योरिटी बेनिफिट भी होना चाहिए उनकी जो प्लान है उसके अंदर। इसके अलावा 33% महिलाएं चाहती हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई हम देख रहे हैं साल दर साल इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है अगर आपको अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए महिलाओं की प्राथमिकता यहाँ पर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 28% महिलाओं को ज़रूरत है हाई लाइफ कवर की, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने निकल कर आया है। आसान क्लेम प्रोसेस और ज़रूरत के अनुसार कवरेज बढ़ाने की डिमांड भी महिलाओं की रहती है कि जब भी वो चाहें, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी काइंड ऑफ एक चीज़ हो गई, जब भी वो चाहें कवर बढ़ सके, जब भी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो एक उनका जो ऑनगोइंग प्लान है उसी में एक बड़ा एरिया वो कवर कर सकें। इसके अलावा अफोर्डेबल प्रीमियम और हेल्थ राइडर्स भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को लगते हैं। प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव पड़े, तो प्रीमियम भी अच्छे होने चाहिए। और इसके अलावा हेल्थ राइडर्स जो हैं वो अचानक आई मुसीबतों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका, आपने बड़े अच्छे से जो है हमें ये तमाम आंकड़े जो है वो बता दिए और इन आंकड़ों से पूरी चीज़ साफ हो गई है। ये साफ हो गया है कि आजकल महिलाएं जो है वो बहुत जागरूक हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छे से जो है वो बच्चों के लिए प्लानिंग भी कर रही हैं। तो खैर वापस चलते हैं पूनम जी के पास। पूनम जी, हम जो है पहले ये भी डिस्कस कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको बच्चों के गोल्स के लिए जो है प्लानिंग करनी है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनका महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए? देखिए म्यूचुअल फंड के एसआईपी की तो हमने बात कर ही ली है। साथ में जो फीमेल चाइल्ड है उनके लिए आप सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम ले सकती हैं, एफडी का सहायता ले सकती हैं और तमाम जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास भी ऐसे चिल्ड्रन ओरिएंटेड प्लान्स हैं जिसमें आप यूलिप लेते हुए या ट्रेडिशनल प्लान लेते हुए बच्चों की प्लानिंग इंश्योरेंस प्लान्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको चुनना है वो जो आपके बच्चे के लिए आपकी नीड्स और आपके जो भी फ्यूचर के सपने हो वो सही तरीके से पूरा कर सके। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, सब कुछ एक बास्केट में न रखते हुए ये
टाइम होराइजन जो बच्चे के डिफरेंट गोल्स है, जैसे हमने पहले भी बात करी कि बच्चे के बहुत सारे गोल्स होते हैं। उनकी पढ़ाई का हर साल होता है, उनके स्पेशल जो कोई नीड्स है उसके लिए होता है, उसके बाद में बच्चों के हायर एजुकेशन अब्रॉड एंड देन शादी। तो ये सारे गोल्स में आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा बहुत फिट कर सकते हैं ताकि आप एक अलग ही बास्केट बना लें बच्चों के फ्यूचर सारे गोल्स के लिए। ठीक है, तो पूनम जी, लेकिन आपके हिसाब से जो है ये गोल्स के अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से एक पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना चाहिए? क्या कोई इसका एक फॉर्मूला है? किस तरीके से एक महिला ये जाने कि उसको किस इंस्ट्रूमेंट में कितना निवेश जो है वो करना है? पल्लवी, इट इज़ वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है हर पेरेंट को आज के दिन शादी होते ही एज अ कपल ये प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। उन्हें ये वेट नहीं करना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होगा तब प्लानिंग करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि एक हेड स्टार्ट मिलता है शुरू में, जो 2 3 4 साल आपके आप जब तक बच्चा प्लान नहीं करते आपका एक कॉर्पस इकट्ठा होता है, और वो एज आपकी ऐसी है कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की तो नेचुरली आपका इंक्रीमेंट होता है, आपकी सैलरी और आपका बिजनेस बढ़ता है, तो आपके पास ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है। बिकॉज एक बार बच्चा आ गया लाइफ में तो सेविंग थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज बहुत खर्च बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर जो ये व्यक्ति ये शो देख रहा है, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो वो शादी होते ही ये गोल के लिए शुरुआत करें। बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है पल्लवी। जो दूसरे गोल्स, जैसे आप सुकन्या समृद्धि करना चाहे, स्पेसिफिक है, वो गर्ल चाइल्ड के लिए, उसमें आप 1.5 लाख कर सालाना। अब उससे तो इनफ होगा नहीं ना सारा गोल पूरा करना, आप थोड़ा पैसा उसमें डालिए क्योंकि उसमें टैक्स का फायदा है। खैर अब तो वो भी न्यू टैक्स रेजिम में वो भी फायदा नहीं रहा, बट एक कंजर्वेटिव अगर इन्वेस्टर है तो उसको उसमें निवेश करने से संतोष मिलता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी निवेश जब आप कर रहे हैं तो वो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं। बट अगर आप शुरुआत करें, एक महज एक कैलकुलेशन है, महज एक 15,000 रुपए की SIP फॉर योर चाइल्ड गोल स्पेसिफिकली, और उसे साल दर साल 10% से बढ़ाते जाएं 21 साल के लिए, क्योंकि बच्चे का जो फाइनल हायर एजुकेशन का गोल और उसकी शादी का गोल 21 साल के बाद आएगा। तो आप 15,000 की SIP से शुरुआत करके 100% इक्विटी फंड्स चुन के, अग्रेसिव फंड्स भी चुन सकते हैं बिकॉज 21 साल इज अ लॉन्ग टर्म, आप कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको बीच बीच में जैसे जैसे पैसे चाहिए आप इस इंस्ट्रूमेंट में से विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल्स आर अलाउड। टैक्स की बात, जैसे दिव्या जी ने अभी जो मुझे डेटा बताया उसमें लिखा था कि हर महिला चाहती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो इससे बेहतर फ्लेक्सिबल कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप चाहिए तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, चाहिए तो फुल विड्रॉल कर सकते हैं, SIP की रकम कम ज्यादा कर सकते हैं, वॉट एवर वे यू वांट, इसमें सारी सहूलियतें है। तो मुझे लगता है SIP को राउट करके, और स्पेशली स्टेप अप, क्योंकि जब हम करियर की शुरुआत करते थे हमारे पास शायद इतनी सेविंग नहीं होती कि वो पर्याप्त हो इतने 5-7 करोड़ रुपए बनाने के लिए। तो शुरुआत छोटे से करके उसे स्टेप अप करके धीरे धीरे बढ़ाएं। एंड अगर यही पोर्टफोलियो 12, ये मेरा कैलकुलेशन 12% से था पल्लवी, अगर 12% से बेटर रिटर्न्स मार्केट ने दिए जो पास्ट में दिए हैं, 15% दे दिए, तो आप इसी 15,000 की SIP 10% स्टेप अप एवरी ईयर से आप मोर देन 6 करोड़ रुपए जमा कर सकते। वाह, तो इससे आपको पता लगता है कि जब आप लंबे समय तक जो है एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रिजीम अपना फॉलो करेंगे, लगातार निवेश करते रहेंगे, तो आप देखिए कि पूनम जी ने कितने अच्छे से जो है आपको सामने पूरी कैलकुलेशंस करके बता दिया कि 15,000 रुपए की SIP से और थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करके जो है अब 3 से 4 करोड़ का जो है, मतलब हमने इसमें मतलब एवरेज रिटर्न लिया है पूनम जी। हमने तो अभी इसमें जो है बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा लालच करते हुए ज़्यादा रिटर्न नहीं लिया, लेकिन आप देखिए कि इसके ज़रिए आप कितने आराम से जो है 3-4 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप बस लगातार अपना निवेश जो है वो कायम रखें, उसको बीच में ब्रेक ना करें। खैर पूनम जी, इस बीच में हमारे पास कुछ और दर्शकों के भी सवाल आ गए हैं, तो वो फटाफट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेहा मिश्रा का देहरादून से सवाल है, ये जानना चाहती है कि टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हर साल बढ़ता रहता है या फिर ये फिक्स्ड रहता है? देखिए, इंश्योरेंस थ्रू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है इंश्योरेंस कंपनियों के थ्रू, जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू लिया जाता है तो
तो जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट आप प्रपोज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ लें इस इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक इंश्योरेंस लूं, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रपोजल देती हूँ कि मैं पूरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपकी कंपनी से चाहती हूँ। 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहती हूँ मतलब वो कंपनी मेरा रिस्क उठाने को तैयार है। इन रिटर्न ऑफ अ स्मॉल प्रीमियम आई एम पेइंग। मैं महज 25 से 30 हजार भर के मसाला ना ये चाहती हूँ कि आप मेरे को 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे और मेरे न रहने पर मेरे फैमिली को ये पैसे दे दिए जाए। तो कंपनी आपका प्रपोजल इंस्पेक्ट करती है बेसिस योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड योर मेडिकल। अगर मुझे कोई लाइफस्टाइल डिजीज है या मैं पहले से कोई तरह का सब स्टैंडर्ड मेरी लाइफ है, यानी मेरी लाइफ नॉर्मल से कम है, तो मुझे वो लोडिंग के साथ प्रपोजल पास होता है। या मैं अगर मेरी इनकम ही नहीं है, मैं महज 2-4 लाख रुपए साल की कमा रही हूँ, तो मैं 1 करोड़ की हकदार नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलेगी वो इंश्योरेंस। तो ये दोनों पैरामीटर में मैं आज के दिन खरी उतरती हूँ तो कंपनी कहती है यस आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, और वो प्रीमियम लेके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि मैं इतने प्रीमियम में इतने आपको कवर दूंगी। तो आपका जो प्रीमियम है वो लॉक हो जाता है, उतने ही प्रीमियम, क्योंकि हर साल हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं एज अगेंस्ट द मेडिकल इंश्योरेंस जहाँ पे हर साल रिन्यूअल होता है। यहाँ रिन्यूअल हर साल नहीं होता है, आपको उसको प्रीमियम भर के उसको रिन्यू करते हैं, न कि आपका वापस से गेज किया जाता है कि आपका लाइफ का हेल्थ कहाँ जा रहा है या आपकी इनकम कहाँ जा रही है। सो टर्म इंश्योरेंस में आपका जो प्रीमियम है वो लॉक हो जाता है, वो आपको साल दर साल उतना ही भरता है। ठीक है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है वो उतना ही रहता है। बेंगलुरु से अगला सवाल जो है वो आरती नायर का है। ये कहते हैं कि मेरी उम्र जो है 45 है और मेरी बेटी की 10 साल की उम्र है, तो कितने साल का जो है टर्म प्लान लेना सही रहेगा? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जब हम टर्म प्लान की बात करते हैं पल्लवी। जब आप कोई कन्वेंशनल प्लान लेते हैं तो जितना आपने लंबा प्लान लिया, जितना ज्यादा इयर्स का प्लान का आपने प्रपोजल रखा है, उतना प्रीमियम कम लगता है। अगर मैंने एक सिंपल एंडोमेंट प्लान 1 लाख का लिया, तो अगर मैंने 30 साल का लिया तो मेरे को शायद प्रीमियम 4000 आएगा, और अगर वही मैंने 40 साल का लिया तो मेरा प्रीमियम 2000 हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना लंबा समय भर रही हूँ। बट इन टर्म इंश्योरेंस ये उल्टा वर्क करता है, जितना लंबा आप समय लेंगी उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपनी को उतने लंबे समय तक आपका जो जोखिम है उठाना है। डेथ जो है नेचुरल डेथ, वो तो 80, 85, 90 के बाद होनी ही है। अगर आप इतने लंबे लेंगे तो कंपनी को पैसा देना ही देना है, इसलिए उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। अगर आप कम समय के लिए लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट एज तक के लिए, यानी 65 तक के लिए, क्योंकि तब तक बच्चे की एजुकेशन भी पूरी हो जाती है, आपके जो दूसरे डेट्स होते हैं यानी होम लोन्स ये वो भी पूरे हो जाते हैं, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बढ़ जाता है। तो अपने को क्यों ही ज्यादा देना है प्रीमियम, तो हम 60-65 तक का एक रिकमेंडेशन देते हैं। बट आजकल महिलाएं, हर इंडिविजुअल रादर चाहता है कि होल लाइफ तक उसे रिस्क कवर रहे, क्योंकि कभी भी डेथ होगी, फैमिली को पैसे की जरूरत तो क्या ही बुरी बात है। तो वो पूरी लाइफ भी ले लेते हैं या 80 तक लेते हैं। तो मुझे लगता है आप 45 के हैं और बच्ची 10 साल की अभी है सिर्फ, और तो बच्चों गोल्स भी आजकल 25-30 तक चलते हैं, तो आप और 30 साल तक का यानी 75 एज तक का कवर लेना मुझे लगता है पर्याप्त होगा। और उससे ज्यादा भी चाहें तो, अगर क्योंकि प्रीमियम ज्यादा भरना होगा, अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको 30 साल तक का जो कवर है वो तो ज़रूर लेना चाहिए, ताकि जब तक आपके बच्चा बड़ा हो आपकी भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि अगर होम लोन चल रहा है या कोई और लोन चल रहा है, वो सारे जो है वो ख़त्म हो चुके होंगे, तो उस वक्त तक का कवर रहेगा तो आपके बच्चों के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। खैर पूनम जी, आखिर में मैं बस आपसे 1-2 चीज़ें और समझना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि इसी के ज़रिए आप पूरा एक हमें सबब करके भी बता दीजिएगा कि अगर कोई महिला आज अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए जो है वो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट चुन रही है, तो उसे कैसे चुनना चाहिए, और टर्म इंश्योरेंस जो है उसे आज हम क्यों इतना एक समझदारी भरा विकल्प देख रहे हैं, क्योंकि ये तो उस वक्त की बात हो गई कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों के काम आएगा। इसके अलावा जैसे आपने समझाया कि म्यूचुअल फंड्स तो बच्चों के हम जब तक हैं तब तक काम आ जाएंगे, तो टर्म इंश्योरेंस जो है वो क्यों इतना ज़रूरी है, और अगर कोई महिला जो है वो अपने बच्चे के लिए उसके जाने के बाद के लिए फ्यूचर सिक्योर
सिक्योर करना चाहती है, तो कौन से 2-3 ऐसे फीचर्स उसे देखने चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेते हुए, जिससे कि बच्चों को आगे जाके फायदा हो सके? पल्लवी, ये बहुत अहम बात है कि क्यों टर्म इंश्योरेंस, क्यों अभी, क्यों ज्यादा इसकी ये बढ़ रही। उसके लिए एक सिंपल रीजन है कि जिस तरीके से अनसर्टनिटीज बढ़ रही हैं, हमने कोविड देख लिया, जिसने कई फैमिलीज में ऐसी सिचुएशंस ला दी जहां पर ये अगर होता तो बच्चों को बहुत सहारा मिलता। हम नेचुरल कैलामिटीज इतने देख रहे हैं, हम टेरर अटैक्स देख रहे हैं, हम वॉर लाइक सिचुएशंस देख रहे हैं, हम प्लेन क्रैशेस देख रहे हैं। अनसर्टनिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वो अनकंट्रोलेबल हो गई है, उसका कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है। बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, अननेसेसरी। जब भी सुनते हैं एकदम अचानक से कोई नई बात सुनते हैं, कैंसर इतना बढ़ गया, हार्ट अटैक्स चलते चलते आता है, तो जो अनसर्टनिटी का माहौल है उस वजह से ऐसे लगता है कि ये एक तरीके की बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि हम न रहें तो बच्चों की हम परवरिश में कोई तरीके की अड़चन ना आए। इट इज़ अ वेरी फेमस, आई मीन आई से इट वेरी ऑफन के हम मर तो सुकून से सकेंगे अगर हमें ये पता है कि हमारे बच्चे वेल टेकन केयर ऑफ हैं। तो ये एक अहम बात है। और दूसरी जो आप बोल रहे हैं क्या ध्यान रखना चाहिए, तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया, आपने एक पर्याप्त मात्रा में इंश्योरेंस लेनी है, अंडर इंश्योरेंस नहीं लेनी है। ओवर इंश्योरेंस आप ले नहीं सकते, वो कंपनी खुद ही अलाउ नहीं करेगी। अंडर इंश्योरेंस ना लें, आप पर्याप्त मात्रा में अपनी इंश्योरेंस को रखें। तीसरा, कोई भी फैक्ट्स और जो सच्चाई है आपकी लाइफ और फाइनेंस, उसे कभी छुपाएं नहीं, उसको कंसील ना करें, क्योंकि ये एक फ्रॉडुलेंट एक्ट हो जाता है। और ऐसा जब होता है और पकड़ में आ जाती है बात, और आपके न रहने पे पकड़ में आती है, तो जो पर्पस है जिसके लिए आपने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया था, वही इट गोज फॉर अ टॉस। आपको आपकी इंश्योरेंस नल एंड वॉइड हो जाती है। तो कोई भी बात ऐसी है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको डिक्लेयर करनी है, आप उसे ना छुपाएं, उसे बिल्कुल डिक्लेयर करें। चाहे थोड़ी सी लोडिंग होगी, मगर वो लोडिंग इज वेलकम। मुझे लगता है अगर कंपनी लोडिंग के साथ आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, मतलब कंपनी आपके जो भी सब स्टैंडर्ड लाइफ है, फ्लॉज है, उसके साथ एक्सेप्ट कर ली, तो आपको तो फिर ये कवर मिलना ही मिलना है। ऐसा इस तरीके का कोई भी एक्ट ना करें प्रपोजल लेते टाइम, जिससे कि बाद में चल के कोई चीज छुपा के लेना गुड फेथ में है। ये पूरा इंश्योरेंस का काम गुड फेथ में है। आपने कहा, कंपनी ने माना, मगर अगर पता चलता है तो वो फिर आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। तो होल पर्पस ऑफ इंश्योरेंस गोज फॉर अ टॉस। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना घबराएं। फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप अगर कभी ड्रिंक करते हैं वो ना छुपाएं, अगर आप सिगरेट पीते हैं ना छुपाएं, आपका वेट ज्यादा है ना छुपाएं, बिकॉज ऑल दिस थिंग विल एड अप टू द क्लेम सेटलमेंट। सो सी टू इट दैट आप बहुत फेथफुली, इन गुड फेथ आप अपना प्लान। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात जो है कही है। जब भी आप टर्म प्लान ले रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपको जो है कंपनी को हर चीज़ बिल्कुल सही बतानी चाहिए, ताकि जब आपको कभी भी जाके उसको क्लेम करना हो तो किसी तरह की दिक्कत आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ना आए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। आपने हमें जो है बहुत अच्छे से समझा दिया है कि अगर कल को हम ना रहें तो कैसे जो है टर्म प्लान जो है वो हमारे बच्चों के लक्ष्यों को पूरी करने में हमारी मदद कर सकता है, और हमारे रहते रहते कैसे म्यूचुअल फंड्स जो है वो आज के टाइम में एक बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकते हैं अपने बच्चों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच मैम। तो बच्चों का भविष्य जो है वो सिर्फ ख्वाबों से नहीं बनता है, ज़रूरत होती है एक ठोस प्लानिंग की। अगर आप माँ हैं तो आज ही प्लान करें कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बच्चों की पढ़ाई, उनके खर्च और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, क्योंकि माँ की सुरक्षा सिर्फ आंचल नहीं बल्कि एक समझदारी फैसला भी साबित हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए।